नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लगभग 45 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक देश के गृह मंत्री ये नहीं बता पाए हैं कि पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके आतंकी आखिर अंदर आए कैसे। आखिर आतंकी बॉर्डर क्रॉस करने में सफल कैसे हुए और 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर निशाना बनाकर अपना काम करके वो वापस बॉर्डर के पार भी चले गए। ऐसे आखिर कैसे संभव हो पाया। बता दें कि इस घटना को 45 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक ना तो उन 6 आतंकियों का कोई पता चला है और ना ही गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सुरक्षा चूक की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। कयास लगाए जा रहे थे कि हमले के बाद कि कभी भी किसी भी वक्त गृह मंत्री सामने आ सकते हैं, मीडिया के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं जिस पर वो एक नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं और तमाम चीजें जो है मीडिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन अभी तक 45 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद भी ना तो होम मिनिस्टर के द्वारा ना मंत्रालय द्वारा कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर, गृह मंत्री पर और इस पूरे के पूरे वाक्यों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर के सहारे पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों को लुभाने और अपनी सियासी जमीन तलाशने में व्यस्त हैं। इसी के चलते पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मंचों पर अमित शाह ने एक भारी गलती कर दी। जितने जितने मंच पे गए, देखिए चुनाव आने वाले, प्रचार प्रसार में हर पार्टी जुटी हुई है, लेकिन एक सीमा रेखा होती है जो किसी भी नेता को नहीं लागनी चाहिए। और अभी जब पता है कि अभी हाल ही जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ जिसको लेकर पूरा देश जो है उस हमले को लेकर परेशान था। हर कोई, हर किसी के दिमाग में, जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कैसे भी जो आतंकी है उनको उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने एक बड़ी गलती कर दी। दरअसल अमित शाह ने टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। और अमित शाह के इस कथन से ही अब वो सब के निशाने पर आ गए। अचानक से उनका ये वीडियो वायरल हो गया और हर जगह आग की तरह फैलने का काम हुआ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का जो है ऑपरेशन सिंदूर पर हमलावर है, ऑपरेशन सिंदूर का जो है वह तमाम चीजें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोल रही, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, यानी कि एक समुदाय को खुश करने के लिए। और अमित शाह के इस कथन से ही अब कह सकते हैं कि वो हर किसी के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि गृह मंत्री से अब कई सवाल किए जा रहे हैं। कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे गृह मंत्री के ऊपर, लेकिन उससे पहले जरा आप भी सुनिए अमित शाह का वो भाषण और वो शब्द जो इस वक्त हर जगह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आप भी देखिए स्क्रीन पर चल रही शाह की वीडियो। बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। तो अभी आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को, और लेकिन अब सवाल उठता है कि गृह मंत्री को आखिर ये बात किसने कही कि मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोधी है। क्योंकि जब बात जम्मू कश्मीर पे आई थी, जब बात भारत पर आई थी, तो यहाँ पर भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता की बात कही थी। सब एक साथ मिलकर खड़े हो गए थे इस पूरे के पूरे हमले को लेकर। और जिस पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ये कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जा रहा है, उसी पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के सुरक्षा कर्मी शेख अली दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान, बिहार के रहने वाले शहीद इम्तियाज भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और देश की बेटी कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान की करतूत को दुनिया के सामने एक्सपोज किया, ये सारी दुनिया ने देखा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल अलग, जो उनकी पार्टी की एआईएमआईएम की जो विचारधारा है उसको बिल्कुल भूल कर, पार्टी की विचारधारा को भूल कर जो है वो विश्व पटल पर भारत की बात रख रहे हैं। कह सकते हैं कि भारत का पक्ष बड़े ही बेबाकी से रखने का अगर कोई नेता काम कर रहा है तो वो ओवैसी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष इतने
कह सकते हैं इतनी सरलता से, इतनी बेबाकी से, इतनी निडरता से रख रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का गुणगान ओवैसी डे 1 से करते आए हैं। तो वो किस समुदाय से आते हैं? वो भी तो जिस बंगाल में बोला गया कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की जो है ममता बनर्जी उसकी बुराई कर रही है, जो भी XYZ जो भी चीजें ममता बनर्जी के द्वारा बोली जा रही है। और शाह का क्या ये बयान वैलिड है? क्योंकि ओवैसी भी तो उसी समुदाय से आते हैं जो डे 1 से ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे हैं। फिर भी देश के गृह मंत्री को मुसलमानों पर शक है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के विरोधी हैं और अब इस पूरे मामले पर फिर एक बार अमित शाह विवादों में घिर गए हैं। एक तरफ जहां उन पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगने वालों की लाइन, संख्या कह सकते हैं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं जब 59 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में अलग अलग दौरा कर रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भारत का पक्ष रखते हुए टर्की जैसे तमाम मुस्लिम देशों से जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, झुके हुए हैं और पाकिस्तान को, इस्लाम को बदनाम करने वाला कंट्री साबित करने पे लगे हुए हैं। तो वहीं इसी बीच शाह का इस तरीके का बयान विदेश गए हुए प्रतिनिधि मंडल के प्रयासों पर पानी फेरने का भी काम कर सकता है, क्योंकि बाहर जब हम भारत का पक्ष रख रहे हैं तो चीजें और ढंग से देखी जा रही है और देश के अंदर जो राजनीति हो रही है उसमें चीजों को किसी और ढंग से प्रस्तुत करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बिहार की खाक छान रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। ममता सरकार पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का मसला नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा का भी मसला है। वहीं अमित शाह ने साथ ही साथ बॉर्डर सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी जो है कि टीएमसी पर वो हमलावर रहे और टीएमसी पर इसका सारा का सारा जिम्मा कहीं ना कहीं थोपने का काम हुआ। हालांकि बॉर्डर सुरक्षा, आपको बता दें कि बॉर्डर सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है जो कि सीधा सीधा गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्री की ये जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि बॉर्डर से घुसपैठ की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार का मसला नहीं होता है, यह गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का मसला होता है। बता दें कि शाह के इस बयान के बाद टीएमसी भी अब जोरों से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर और साथ ही साथ 26 निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार भी अमित शाह को ठहरा रही है और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गिरी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी शाह के बंगाल दौरे का वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि गृह मंत्री जी, जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफ दी, जिस धरती पर खड़े होकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कर रहे हैं, उसी बंगाल के बेटे पैरा 6 के जो कमांडो हैं झंटू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी। अभी उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी है। इसी ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ जो है इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने भी जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधि जो मंडल है उसमें दर्जन भर मुस्लिम सदस्य शामिल हैं। आप महज चुनावी वोट हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश है। आपका ये बयान बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जो है विरोध कर रही है, तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। वो ममता बनर्जी का कॉल है, उनकी पार्टी का कॉल है, वो जो भी चीजें करे, पर इसका ममता बनर्जी का किया हुआ किसी एक समुदाय पर थोप देना या किसी एक समुदाय के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल देना पूरी तरीके से गलत है। यही जो है यहाँ पर कांग्रेस सांसद ने कोट किया और कहा कि मुस्लिम समुदाय कैसे ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश हो सकता है, आप बताइए। क्योंकि दर्जनों मुस्लिम जो है, जो 59 जो प्रतिनिधि मंडल गया है उसमें दर्जनों मुस्लिम सदस्य शामिल हैं और जो है जो जवान हैं, जिन जवानों को मैंने अभी नाम लिए, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही मारे गए। आगे इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि आपको देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।
वहीं आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह महाराष्ट्र भी गए थे और वहां उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो पीएम मोदी को गले लगा लेते और ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत पूरे देश ने खुली बाहों से किया, फिर चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की जो है सराहना की। उसके बाद सैनिकों का, जवानों का उत्साह बढ़ाया, सबने भारतीय सेना की, हर सेना की तारीफ की, हर किसी ने जो है इसका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किसी ने नहीं किया। अगर देशवासियों की बात की जाए, किसी भी तरीके का ऐसा कोई वीडियो ना सामने आया है, ना कोई ऐसी खबर सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किसी स्पेशल जो है समुदाय के द्वारा किया गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि टीएमसी और ममता बनर्जी, उनकी बात अलग है, वो जो कुछ ही बोलते, क्योंकि देखिए अभी बंगाल में चुनाव होने को, हर पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है, हर पार्टी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें अपने वोटर्स को लुभाना है। लेकिन मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि ममता बनर्जी का बोला हुआ, करा हुआ किसी भी समुदाय के ऊपर थोपने की जरूरत यहाँ गृह मंत्री को नहीं थी। और इस पर पलटवार करते हुए आगे खबर पर आते हैं कि इस पर पलटवार करते हुए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए और इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि हर पूरे के पूरे विपक्ष जो है इस वक्त होम मिनिस्टर से, यानी कि गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्योंकि पहले भी भारत के इतिहास में देखने को मिला है कि जितने भी मंत्रियों के कार्यकाल में जो भी घटना हुई है, चाहे रेल घटना को लेकर रेल मंत्रालय, जो रेल मंत्री रहे उन्होंने इस्तीफे दिए, कई सारे जो मंत्री रहे उनके कार्यकाल में अगर कोई घटना हुई है तो उन्होंने सीधा सीधा उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे सौंपने का काम किया। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री द्वारा इस वक्त कुछ नहीं किया गया है इस तरीके का, तो अब लगातार उनके इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। संजय राउत ने कहा कि 6 आतंकियों को अमित शाह ने शायद गुजरात में छुपा के रखा है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने वाले। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है खुद ही में कि 6 आतंकियों को गुजरात में गृह मंत्री ने संभाल के रखा है, छुपा के रखा, और जल्द से जल्द उन्हें वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ज्वाइन कराने वाले। आगे आपको बता दें कि टीएमसी की तरह उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी लगातार होम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि अमित शाह की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी ना प्रतिक्रिया सामने आई है, ना ही कोई बयान सामने आया है। इस बीच एक और आपको बता दें कि बुरी खबर सामने आ रही है जिससे भारत की विदेश नीति पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में G7 समिट होना है और पिछले 6 साल में पहली बार है कि भारत को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। अन्यथा पिछले 6 साल में भारत को लगातार इसमें शामिल होता आया है, भारत को आमंत्रण दिया गया है। देखिए, G7 विकसित राज्यों का एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके और अमेरिका शामिल हैं। हालांकि अब भारत G7 का हिस्सा नहीं रहा है और ये भी बता दें आपको कि भारत पिछले 6 साल से भारत को आमंत्रित किया जा रहा था, लेकिन इस साल भारत को आमंत्रित नहीं किया गया और 6 साल में पहली बार पीएम मोदी G7 में शामिल नहीं होंगे, G7 का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जिससे लोग जो है सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर भारत को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया और भारत को निमंत्रण ना देने के पीछे का आखिर कारण क्या है। क्योंकि देखिए, जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी भी देश का दौरा करते हैं, कहीं भी वो बाहर जाते हैं, तो एक देखा होगा आपने कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी इस देश का दौरा करने वाले हैं, उस देश का दौरा करने वाले, यहाँ के प्रिंस से मिलने वाले, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलने वाले, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने वाले, तमाम बड़ी बड़ी चीजें बताई जाती है और उससे दिखाया जाता है ऐसा कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और जिसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। तो अब उन्हीं सारी जो इतनी चीजें बड़ी पैमाने पर दिखाई जाती है, उन सब पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब पहली बार इन 6 सालों में प्रधानमंत्री मोदी G7 का हिस्सा नहीं बनेंगे और भारत की विदेश नीति पर कड़े तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, चाहे विपक्ष की बात करे, चाहे किसी भी पार्टी की बात करे, नॉर्मल लोगों की बात करे, हर किसी के मन में अब यही सवाल चल रहा है। तो इसका बस इतना ही, लेकिन आप भी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया, अपना POV हमें शेयर करना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।